आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके सरकारी पर। हिंदी व्याकरण सीरीज की ये आज छठी वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने भाषा, लिपि, व्याकरण, संज्ञा और वचन इनका हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो अभी हम संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ रहे हैं। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक, जिसमें हमने वचन पढ़ लिया है और आज हम कारकों का अध्ययन करेंगे, कारक क्या होते हैं। ठीक है। अब कारक क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में क्या होते हैं? संबद्ध होते हैं। ठीक है, क्या होता है? संबद्ध होते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। अगर ये असंबद्ध होंगे तो इनका अर्थ ही क्या होगा? आपस में उलझ कर रह जाएगा, निरर्थक हो जाएंगे वो। अब इन वाक्यों में सार्थकता लाने के लिए क्या करते हैं, या लाने के लिए संबंध को बतलाने के लिए एक काम कौन करेगा? कारक करेगा। ठीक है, सार्थकता को लाने के लिए या फिर संबंध को बतलाने का काम कौन करेगा? कारक करता है। ठीक है। अब जैसे एक वाक्य हम लोग देखते हैं यहां पर कारक का, रचना शैली देखती है, तो इससे आपको क्या है? असंबद्धता का भाव प्रकट हो रहा है। वाक्य क्लियर नहीं हो रहा है कि रचना शैली देखती है, तो इसमें होना क्या था? रचना शैली को देखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आएगा। अगर हम बात करें कारक की परिभाषा का, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात हो हमको, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः किसके साथ? क्रिया के साथ क्या हो? पता चले, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। कारक को क्रिया करने वाला भी कहते हैं, क्रिया करने वाला भी कहते हैं। ठीक है। अर्थात या फिर इसकी हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्द से जो संबंध होगा वही कारक का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, कारक को। तो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्द से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, या फिर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से संबंध का पता चलेगा उसे कारक कहते हैं। कारक को क्रिया को करने वाला भी कहते हैं, और कारक का अर्थ क्या है? होता है करने वाला। ठीक है। अब कारक के चिन्ह होते हैं, उनको विभक्ति कहा जाता है। यानी कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह, या जिन प्रत्यय शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, जिन प्रत्यय शब्दों के साथ क्या हो? संबंध व्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति। ठीक है। कारक चिन्ह क्या कहते हैं? कारक चिन्ह को विभक्ति कहा जाता है, और इस विभक्ति को ही पर सर्ग के नाम से भी जानते हैं, पर सर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जो कारक है ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है। और विशेषण का क्या है? ये कारक विशेषण का अंक है। ठीक हो गया। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा कि कारक क्या होता है। कारक कहता है कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्द जो संबंध होगा वही कारक का होगा। ठीक है। और कारक को क्रिया करने वाला कहते हैं, और कारक को प्रकट करने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कहते हैं, और विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह या जिन प्रत्यय शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक संस्कृत का शब्द है और कारक विशेषण का अंग है। ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या आपस में संबद्ध होते हैं। क्या होते हैं? आपस में संबद्ध होते हैं।
ठीक है। अगर असंबद्ध होंगे तो इनका अर्थ ही क्या है, उलझ कर रह जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, उलझ कर रह जाएगा, वे निरर्थक हो जाएंगे। अब इनमें सार्थकता को लाने के लिए, संबंध को बताने के लिए हम कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे पिताजी माता के लिए साड़ी लाए, तो लाना क्या है, क्रिया है, और माता पिता क्या है, संज्ञा यहां पर। ठीक है। तो वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये के लिए कर रहा है। ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ये के लिए ही क्या है, कारक है यहां पर। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है। तो पहला कर्ता, कर्ता, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, के द्वारा, ठीक है, करण से संप्रदान, संप्रदान को, के लिए, ठीक है, संप्रदान को, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा या के द्वारा, संप्रदान को, के लिए। ठीक है। इसके अलावा संप्रदान में और भी आएंगे आपके, के लिए के हेतु, हेतु भी इसमें शब्द आएगा, हेतु, निर्मित, वास्ते, ये किसमें, अपादान, संप्रदान में आएगा। ठीक है। तो को, के लिए, हेतु, निर्मित या वास्ते। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। उसके बाद आएगा अपादान, अपादान से यानी कि अलगाव का भाव, अलगाव यानी कि अलग होने का भाव इसमें होता है आपका। ठीक है। फिर संबंध, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये संबंध कारक में आते हैं। ठीक है। फिर अधिकरण, अधिकरण में, पर या पे भी आएगा। ठीक है। फिर संबोधन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा यहां पर। ठीक है। जैसे हे, अरे, ठीक है, अहो, हो। ठीक है। तो उनमें क्या लगेगा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा संबोधन में। तो कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, के द्वारा, अपादान से, तो संप्रदान को, के लिए, इसके अलावा वास्ते भी आएगा उसमें, निर्मित भी आएगा। ठीक है। हेतु भी आएगा। अपादान से अलग होने का भाव, ठीक है, या तुलना या समानता का भाव अपादान में रहेगा। संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। संबोधन हे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अहो। ठीक है। ये हो गया आपके कारक। कर्ता कारक ने, वचन, कर्म को, करण से, के द्वारा, द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, अधिकरण में, पर, ऊपर, और संबोधन हे, अरे, वाह या हो, ओह। ठीक है। ये इसमें आपके आते हैं। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें कर्ता कारक क्या होता है सबसे पहले। ठीक है। तो कर्ता कारक क्या होता है, जिसकी बात करेंगे, कर्ता कारक की बात करते हैं। ठीक है। तो कर्ता कारक क्या होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने, ये इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, क्रिया को करने वाले का बोध हो जिस शब्द से हमें, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कर्ता कारक का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होगा। सकर्मक क्रिया के साथ ही हम कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे, वह भी किसमें, भूतकाल में। ठीक है। कर्ता कारक का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होगा, वह भी भूतकाल में। यदि क्रिया वर्तमान काल में चलेगी, क्रिया अगर वर्तमान काल में चल रही होगी, तो वहां पर यह कर्ता जो कारक का चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी उस वाक्य में कर्ता कारक होगा। ठीक है। तो कर्ता कारक का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ, वह भी भूतकाल में। यदि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है तो कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं होगा।
ठीक है। और इसके अलावा जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, ये आदि शब्द होंगे, उनमें परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आदि इन ये शब्द होंगे तो वहां पर कर्ता कारक का चिन्ह ने शब्द का प्रयोग, ने का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना। ठीक है, अगर ये शब्द किसी वाक्य में आएंगे तो वहां पर परसर्ग ने का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और तो देखते हैं फिर आगे इसमें किस प्रकार इनको देख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, मोहन ने पैसे चुराए, मोहन ने पैसे चुराए। ठीक है, वाक्य भूतकाल का सकर्मक क्रिया, ये हो गया इसका आपका विभक्ति चिन्ह। अगर कह रहा है कि कर्ता कारक अगर वाक्य वर्तमान क्रिया वर्तमान काल में चल रही है तब कर्ता कारक का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या कर्ता कारक की जो विभक्ति है ने का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर, अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में परसर्ग ने का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं होनी चाहिए और वहां पर अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी भूतकालों में हम परसर्ग ने का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे अपूर्ण भूतकाल में, बट क्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रेरणार्थक क्रिया होनी चाहिए, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल जैसे प्रेरणार्थक क्रियाओं का, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में नहीं है ये, अपूर्ण भूतकाल वाले को यहां पर हम नहीं लेंगे। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो आपको कर्ता कारक समझ में आ गया होगा कि यहां पर कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया को करने वाले का जो शब्द हमें बोध कराए, जो शब्द हमें या शब्द के जिस रूप से हमको क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ वह भी भूतकाल में होता है। ठीक है, यदि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है तो कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन बट वाक्य में कर्ता कारक रहेगा। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी भूतकालों में परसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अपूर्ण भूत में नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिए, जैसे मोहन ने पैसे चुराए हैं, भूतकाल का वाक्य। अगर इसी को हम वर्तमान काल में देखें तो मोहन पैसे चुरा रहा है। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कर्म कारक की। किसकी बात करेंगे, कर्म कारक की। ठीक है, चलिए देखते हैं कर्म कारक। अब कर्म कारक, तो विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर फल गिरे, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्या गिरे, उसका फल गिरे, या सिंपल शब्दों में कहें कि शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है या फिर जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहेंगे। ठीक है, तो पहला था कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या था कि क्रिया को करने वाले का बोध होगा कर्ता कारक में, जबकि कर्म कारक में क्या होगा कि जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। राम ने श्याम को पढ़ाया, राम ने
श्याम को पढ़ाया। अब यहां पर ने भी आ गया, को भी आ गया। आप क्या लगाएंगे इसमें, क्या कारक लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे, कर्म लगाएंगे। तो परिभाषा क्या थी कि जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि साहब हम इसको नहीं, इसको प्रायोरिटी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको चलना है, नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, कि साहब ने आगे हम बाद वाले को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहां हमने नियम देखना है। पहले क्या था, क्रिया को करने वाले का पता चला था कर्ता कारक में, लेकिन कर्म कारक में क्या है कि जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े। किस पर, राम पर, श्याम पर पड़ रहा है किए गए कार्य का प्रभाव। ठीक है, तो को इसलिए यहां पर क्या है, कर्म कारक है। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया। ठीक है, राधा ने नौकर को बुलाया। ठीक हो गया, ये चीज हो गया इसमें आपका कर्म कारक में। ठीक हो गया। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग ही नहीं किया जाता, को का प्रयोग ही नहीं होता है। जैसे सुलाना, सुलाना, बुलाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि हमको लगे कर्म क्या है, संज्ञा है, क्या है, कर्म संज्ञा हो, तो वहां पर क्या विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुलाना, बुलाना, भगाना, पुकारना और कोसना, यदि क्या हो यहां पर कर्म क्या हो, संज्ञा हो, तो को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे लोगों ने शेर को भगाया, लोगों ने शेर को भगाया। राधा ने कृष्ण को पुकारा, मां ने बच्चे को सुलाया। यानी कर्म क्या होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, लोगों ने शेर को भगाया। ठीक है, अब कुछ में जिनमें कर्म कारक का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वाक्य है सीता फल खाती है। ठीक है, मैंने पत्र लिखा। अब इसका क्या पहचान है कि कोई विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तो कर्म की पहचान करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, क्रिया से क्या प्रश्न करना पड़ेगा। क्रिया से तो खाती है और लिखना, लिखा, मैंने पत्र लिखा, क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से हम क्या से प्रश्न करेंगे। ठीक है, सीता फल खाती है, सीता क्या खाती है, फल खाती है, यानी उसे खाने का प्रभाव किससे पड़ा, फल पर, सीता फल को खाती है। मैंने पत्र को लिखा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर को का लोप किया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने पत्र लिखा, मैंने क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक हो गया। इसके अलावा वह पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है, पत्र लिखता है। पिताजी पत्र लिखते हैं, पिताजी क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। अब इसके अलावा कर्म कारक में क्या होता है, अगर आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आज्ञा सूचक शब्द होना चाहिए और निर्जीव के लिए भी क्या होगा, विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो। ठीक है, तो आज्ञा सूचक निर्जीव शब्दों, आज्ञा सूचक शब्दों का हम निर्जीव के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कुर्सी को मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। ठीक है, अब ऐसे ही स्वाभाविक क्रियाएं होंगी, अगर स्वाभाविक क्रियाएं अगर हैं, वहां भी कर्म कारक होता है। जैसे उसको प्यास लगी है, उसको प्यास लगी है, तो एक स्वाभाविक क्रिया है। राम को बुखार आ रहा है, राम को बुखार हो रहा है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ठीक है, और एक आपको ने बता दिया कि सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दिन, समय, तिथि
को प्रकट करने के लिए भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। दिन, समय और तिथि को प्रकट करने के लिए भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे, 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे। गिरीश सोमवार को हल्द्वानी जाएगा। ठीक है, तो दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अचेतन या निर्जीव के क्रम के साथ भी को का प्रयोग होता है। आपको पता है, जैसे आपका आज्ञा स्व शब्द है निर्जीव के लिए, फूल मत तोड़ो, पुस्तक मत फाड़ो, कुर्सी मत तोड़ो। ठीक है, इस प्रकार से आता है। अब बात करते हैं करण कारक की। करण कारक की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का क्रिया का साधन होने का पता चले, क्रिया का साधन होने का पता चले। ठीक है, कहने मतलब यह है कि वाक्य में कर्ता जिस साधन से या माध्यम से क्रिया करेगा। ठीक है, करण यानी कि साधन, जिस साधन से क्या करेगा? क्रिया को करेगा। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करेगा उसे कहते हैं करण कारक कहते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है करण कारक का? से, द्वारा और के द्वारा। ठीक है, यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करेगा उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, अब करण कारक में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सहायता से कार्य होगा। करण कारक में सहायता से कार्य होगा। ठीक है, और कार्य के समय क्या होंगे? दोनों वस्तुएं समीप होती हैं। ठीक है, कहां होती है? समीप होती हैं। ठीक है, जैसे राम ने डंडे से कुत्ते को पीटा, राम ने डंडे से कुत्ते को पीटा, तो सहायता ली गई डंडे की, तो दोनों वस्तुएं समीप होती हैं। कुत्ता और डंडा समीप है तभी तो पीटेगा, तो साधन माध्यम क्या बना पीटने का? डंडा बन गया। ठीक है, तो करण कारक में यह होता है आपका। ठीक है, इतना वो समझ में आ गया होगा। और अपादान में क्या होगा कि दोनों वस्तुएं दूर रहती हैं। ठीक हो गया, चलिए इसको और देखते हैं, समझने के लिए और देखते हैं इसको हम लोग। तो जैसे आपका एग्जांपल से हम देखते हैं करण कारक के हम लोग, जैसे मैंने गिलास से पानी पिया। ठीक है, तो दोनों वस्तु सहायता से हमने क्या काम करेंगे? दोनों वस्तुएं समीप है, गिलास भी समीप है और पानी भी समीप है, तो पानी पीने का माध्यम क्या बना? गिलास बना। इस प्रकार जैसे रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। ठीक है, तो यहां पर द्वारा आ गया आपका। ठीक है, तो किसके द्वारा रची गई रामायण? वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से अध्ययन करो। अब अध्ययन करने का माध्यम क्या बनाया गया? ध्यान। ठीक है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। ठीक हो गया, तो पहाड़ों को देखने का माध्यम क्या बनाया गया? दूरबीन। ठीक है, और किसको देखा? पहाड़ों को देखा। ठीक हो गया, चलिए अब कुछ इसमें और कुछ नियम है करण कारक में। भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण अगर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? क्रिया विशेषण जब बनाते हैं किसको? भाववाचक संज्ञा को, तो करण कारक का प्रयोग होगा वहां पर। जैसे प्यार से बात करो,
प्यार से बात करो, यानी कि बात करने का माध्यम क्या बनाया गया? प्यार। ठीक है। अब जैसे उत्पत्ति सूचक अर्थ में, किसमें? उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी क्या होता है? करण कारक का प्रयोग होता है। कोयला खान से निकलता है, सौरभ पेन से लिखता है और बालक गेंद से खेलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर क्या होता है कि साथ रहित इन वाक्यों में लगा रहता है। ठीक है। यह गुणवाचक शब्द होंगे, अगर जहां पर आपके गुणवाचक शब्द होंगे वहां भी क्या होगा? करण कारक होगा। जैसे राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी गई। ठीक है। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी गई, तो ये सात शब्द आ गया। तो यहां भी करण कारक। गुणवाचक शब्द से नम्रता पूर्वक बोलो, नम्रता पूर्वक बोलो। ठीक है। इसके अलावा जिस अंग में विकार हो या खराबी हो वहां भी करण कारक होता है। वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा है। ठीक है। तो जिस अंग में विकार या खराबी होगी वहां भी करण कारक होता है। ठीक है। इसके अलावा करण कारक में कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए भी का भी प्रयोग होता है। जैसे पटेल जी ने, एक वाक्य है, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय किया, हैदराबाद का विलय किया। यानी कि हैदराबाद का विलय करने का जो माध्यम क्या बनाया गया? सेना को। ठीक है। अब कहीं कहीं पर विभक्ति चिन्ह ये से या के द्वारा भी छिप जाते हैं, यानी लोप हो जाता है उनका, वहां भी करण कारक होगा। जैसे न आंखों देखा न कानों सुना, यहां भी क्या है? करण कारक है। न आंखों के द्वारा, न आंखों से देखा, न कानों द्वारा सुना। ठीक है। तो इनका लोप कर दिया गया यहां पर। ठीक है। इसके अलावा सीख के लिए, सीख देने के लिए, मेहनत से अच्छे अंक मिलते, जहां पर सीख दी जा रही हो। रीति से, रीति यानी कि भिखारी क्रम से बैठे हैं, भिखारी क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति बताने के लिए, राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है, तो वहां भी करण कारक का प्रयोग है। इसके अलावा मूल्य बताने के लिए, मूल्य पूछने के लिए, आप मार्केट के बोले कि सेब किस भाव दे रहे हो, ठीक है, तो वहां भी क्या है? करण कारक। कमी दिखाने के लिए, कमी दिखाना होगा तब भी आपको वहां पर करण कारक ही मिलेगा। जैसे वह अक्ल से अंधा है या पैदल है, वह बुखार से बहुत कमजोर हो गया है, ये क्या है? कमी दिखा रहे हैं। प्रार्थना जब करेंगे, प्रार्थना या जब हम निवेदन करेंगे, ठीक है, जैसे ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, ठीक है, इन जगहों क्या होगा? आपका करण कारक होता है। ठीक हो गया? इतना लोगों को समझ में आया? इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं नोट्स के माध्यम से। चलिए, तो ये रहा आपका कर्ता कारक। ठीक है। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पैसे चुराए, राधा ने नृत्य किया, ठीक है, और श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया। तो यहां पर कौन से, इनमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कर्ता कारक का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होगा, वह भी भूतकाल में होगा। ठीक हो गया? यदि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है तो कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, तब भी वहां पर क्या होगा? लेकिन कर्ता कारक होता है। इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रियाओं में, प्रेरणार्थक क्रियाओं में
क्या हो यदि प्रश्नार्थक क्रियाओं में आपका कर्म क्या हो, संज्ञा हो, कर्म क्या हो, संज्ञा हो, वहां पर भी क्या होता है आपका कर्ता कारक होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्यर्थक क्रियाओं में अपूर्ण भूत को छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, प्रत्यर्थक क्रियाओं में अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, किसको, इसको नोट कर लीजिएगा आप कि प्रत्यर्थक क्रियाओं में अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर अन्य से सभी भूतकालों में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। और जैसे यदि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है तो कारक चिन्ह तो प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर कर्ता कारक होगा। जैसे मोहन पैसे चुरा रहा है, मैं खा रहा हूं, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ठीक है, इसके अलावा जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना आदि शब्द आते हैं उनमें प्रसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है कर्ता कारक में। ठीक है, अब देखते कर्म कारक में क्या है। तो कर्म का मतलब क्या है कि जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े, जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पढ़ाया, माली पेड़ों को पानी लगा रहा है, राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। अब जिन वाक्यों में आपका कर्म कारक का लोप है, पहचानेंगे कैसे? तो यदि विभक्ति चिन्ह नहीं प्रयुक्त किया गया है और कर्म की पहचान करनी है तो क्रिया से हम क्या करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे कि वह क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है। स्वाति कहां जा रही है, तो कॉलेज जा रही है। ठीक है, पिताजी पत्र लिखते हैं, पिताजी क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है कारक कर्म की। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में कर्म कारक होगा, जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा है तो वहां भी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, राधा ने कृष्ण को पुकारा, मां ने बच्चे को सुलाया। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। मां ने बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा। दिन, समय, तिथि प्रकट करने के लिए भी कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे, गिरीश सोमवार को हल्द्वानी जाएगा। अचेतन या निर्जीव क्रम के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। फूल मत तोड़ो, अचेतन या निर्जीव क्रम के साथ क्या होगा, को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे फूल मत तोड़ो, अचेतन जो है। ठीक है, अब बात करते हैं करण कारक की। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसका क्रिया का साधन होने का पता चले। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करेगा उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सौरभ पेन से लिखता है, मैंने गिलास से पानी पिया। राहुल बैट से खेलता है, मैं कलम से लिखता हूं। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, आज्ञा जनित वाक्यों के लिए जैसे जिनमें आज्ञा दी जा रही हो, ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा को जब हम क्रिया विशेषण बनाएंगे उस समय भी हमारा क्या होगा, करण कारक का प्रयोग होगा वहां पर। जैसे प्यार से बात करो। ठीक है, उत्पत्ति सूचक अर्थ में
कोयला खान से निकलता है, सौरभ पेन से लिखता है, बालक गेंद से खेलते हैं। साथ, रहित, ये दो शब्द हैं आपके। इसके अलावा गुणवाचक शब्दों में भी करण कारक का प्रयोग होगा। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी गई। नम्रता पूर्वक बोलो गुणवाचक शब्दों में, ठीक है। जिस अंग में विकार या खराबी होती है वहां भी करण कारक होता है। वह आंख से अंधा है या काणा है। कहीं कहीं पर के साथ, कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग होता है करण कारक में। जैसे पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय किया। कई स्थानों पर विभक्ति चिन्ह से के द्वारा छिपे होते हैं। जैसे न आंखों देखा न कानों सुना, न आंखों से देखा न कानों से सुना, न कानों द्वारा सुना। ठीक है, यहां पर क्या लोप है, यहां पर से का और के द्वारा का। ठीक है, इन वाक्यों में क्या होगा आपका करण कारक होगा। सीख देने के लिए भी करण कारक का प्रयोग होगा। जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, भिखारी क्रम से बैठे हैं। ठीक है, गुण या स्थिति बताने के लिए राम हृदय से दयालु है, वह स्वभाव से कंजूस है, ये गुण स्थिति है। मूल्य बताने के पूछने के लिए सेब किस भाव से दे रहे हो। ठीक है, कमी दिखाने के लिए वह बुखार से बहुत कमजोर हो गया है, वह अक्ल से अंधा है, पैदल है। प्रार्थना निवेदन करने के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। ठीक है, इनको आप रिविजन करते रहें तभी आपको समझ में आए कारक क्या है कर। ठीक है, और परिभाषाओं के माध्यम से ही कारक को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संप्रदान कारक को। किसको? संप्रदान कारक को। ठीक है, संप्रदान। ठीक है, इसमें क्या होता है संप्रदान में? संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, कहता है देना, या फिर शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध होगा, वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक हो गया, किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का जहां पर आपको बोध होगा वहीं पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। या फिर वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, या जब कर्ता स्वत्व से हटकर यानी कि स्वयं से हटकर या स्वयं को हटाकर दूसरों को ले दूसरे के दे देता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। एग्जाम्पल, पुलिस ने चोर को दंड दिया, राम ने सीता को उपहार दिया। ठीक है, किसी को देने का भाव, किसी के लिए कुछ करने का भाव। ठीक है, अब कहीं कहीं पर क्या होता है इसमें वास्ते शब्द लग जाता है, वास्ते, या फिर निमित्त शब्द भी लगता है, निमित्त। जैसे बच्चों के वास्ते मिठाई चाहिए, बच्चों के निमित्त धन इकट्ठा करो। ठीक है, अब यदि इसमें क्या है, यदि को विभक्ति चिन्ह, यदि को विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो, यदि को विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो और कुछ देने का भाव हो तो वहां पर संप्रदान कारक। अब संप्रदान में कर्म में अंतर क्या है? जैसे रमेश ने गरीबों को अनाज दिया। ठीक है, रमेश ने गरीबों को पढ़ाया। इन दो वाक्यों से आपको कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर चलेगा। ठीक है, तो किसी को कुछ देने के अभाव हो, किसी के कुछ करने का भाव हो, वहां पर संप्रदान कारक। ठीक है, अब कर्म में क्या होगा? जिस पर किए गए कार्य का फल प्रभाव पड़े। ठीक है, तो वहां पर कर्म कारक। समझ में आ गया आप लोगों को? यही इसमें अंतर है आपका। ठीक है, संप्रदान कारक में। ठीक है, जैसे भूखे के लिए रोटी लाओ, राजा सेवक को कंबल देता है,
गुरु जी को फल दो, इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। किसी के लिए कुछ देने का भाव, किसी को कुछ करने का भाव इसमें होगा तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। इसमें जो विभक्ति चिन्ह इसका को या के लिए इसमें आता है। ठीक है। यदि हम बात करें अपादान कारक की, अपादान से यानी अलगाव का भाव हमको जहां मिलेगा, ठीक है, या फिर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या होगी, तुलना की जाएगी, समानता की जाएगी, अलगाव होगा, डर या भय का भाव प्रकट होगा, वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, अलगाव का भाव। ठीक है। करण कारक में तो दो चीजें समीप में थी, दो वस्तुएं, और सहायता से कार्य हो रहा था। यहां पर दो वस्तुएं दूर होंगी। ठीक है। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, ठीक है, या राम सीता से सुंदर है। ठीक है। तुलना करना, भय जहां पर आपको दिखेगा। ठीक है। समानता का हम भाव यहां पर दिखाएंगे। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव का भाव यहां पर होगा। ठीक है। घृणा, प्रेम, सीखने, तुलना, बात, दूरी, डर, लज्जा, ये भाव जहां हमको मिलेंगे वहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है। घृणा, जैसे गरीबों से घृणा मत करो। प्रेम, सभी बच्चों से प्रेम करो। सीखना, अध्यापक से हम क्या सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं। मोहन सोहन से अधिक परिश्रमी है, यह तुलना हो गई। बात, जैसे आकाश से आकाशवाणी हुई। दूरी, दूरी यानी कि मेरा घर आपके घर से बहुत दूर है, ये क्या दूरी की बात चल रही। डर, ठीक है, वह कुत्ते से डरता है, ठीक है, वह सांप से डरता है, ठीक है, या फिर सभी मृत्यु से डरते हैं। लज्जा, वह बड़ों से शर्माती है। ठीक है। इस प्रकार के वाक्य आपको अपादान में मिलेंगे। अपादान में क्या होता है, मेन चीज को ध्यान रखना है, अपादान में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या जाएगी, तुलना की जाएगी। समानता का भाव होगा, अलगाव का भाव होगा, डर का भाव होगा वहां पर। ठीक है। घृणा, प्रेम, सीखने, तुलना, बात, दूरी, डर, लज्जा आदि के जहां भाव मिलेंगे आपको, वह अपादान कारक होगा, यानी कि अलगाव का। दो वस्तुएं होंगी, दोनों दूर होंगी यहां पर। अब बात करेंगे संबंध कारक की। किसकी बात करेंगे, संबंध कारक। का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, इसका क्या विभक्ति चिन्ह है। यहां पर दो वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाएंगे संबंध कारक में, नाम ही संबंध कारक है। ठीक है। परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाया जाएगा तो उसे संबंध कारक कहते हैं। दो वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाएंगे यहां पर। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए, क्या करने के लिए, स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है यहां पर। जैसे आप किसकी आज्ञा से आए, आप किसकी आज्ञा से आए। ठीक है। स्वामित्व दिखाने के लिए, स्वामित्व जैसे कि अपना पर्स संभाल कर रखो, या फिर मेरा चश्मा बहुत कीमती है, वह राम की साइकिल है, ये स्वामित्व है, इसी में आता है। ठीक है। एक हो गया आपका स्वामित्व दर्शाने के लिए। फिर रिश्ता दिखाने के लिए, रिश्ता दिखाने के लिए, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राहुल अजय का भाई है, तो यहां पर आपको व्यक्ति चिन्ह दिख भी रहा है। अवस्था दिखाने के लिए, अवस्था कि वह युवक 30 वर्ष का है, मेरी उम्र 25 साल है, अवस्था दिखाने के लिए। कोटि या धातु, यानी कोई चीज किस धातु की बनी है, ठीक है, धातु या कोटि दिखाने के लिए। ठीक है। 5 मिट्टी के बर्तन लाओ, मैंने एक सोने की थाली खरीदी, ठीक है, उसकी साड़ी सिल्क की है। ठीक है। प्रश्न करने के लिए भी हम संबंध का प्रयोग करते हैं, जैसे 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, या आपकी कितनी संतानें हैं। इस प्रकार में क्या होता है, यहां पर संबंध कारक का प्रयोग यहां पर होता है। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक, मैं
पर, ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या, क्रिया के आधार का बोध होगा, क्रिया के आधार का क्या होगा, बोध होगा हमको यहां पर। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करना है, किस में, किस पर और किस पे, ये तीन शब्द हैं, इनसे अधिकरण कारक की पहचान की जाती है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर क्या होगा कि आपको सॉरी, इसमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। भीतर, बाहर, अंदर, ठीक है, और बीच, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों का सब प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप, यानी कि प्रयोग न करना, लोप करना मतलब क्या है कि प्रयोग न रहना। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो उन जहां पर लोप होगा अधिकरण कारक की विभक्तियों का, वहां पर क्या लगेगा, यहां, वहां, अगले, पिछले, आसरे, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं। ठीक है, आदि पदों का प्रयोग करेंगे, जैसे टीवी मेज पर रखी है, कमरे के बीच में पंखा लगा है। ठीक है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वह अगले साल आएगा। कई पेपरों को सामने देखा भी होगा, वह अगले साल आएगा। तिथि प्रकट नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर समय प्रकट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, हम देखा था हम लोगों ने। तो वह अगले साल आएगा, क्रिया का आधार क्या है, उसके अगले साल आने का है। ठीक है, तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, वह शाम को गंगा के किनारे जाता है। इस तरह के शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, किनारे हो गया। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ देखते हैं अभी अधिकरण कारक में। तो मैं का अर्थ इसमें ध्यान रखना आपको, मैं, जहां मैं का अर्थ क्या है, अंदर या भीतर, और पर का अर्थ होगा ऊपर, पर का अर्थ होगा ऊपर। ठीक है, तो ये जो कारक का अधिकरण आपको वाक्य शुद्धि में काम आएगा कि कहां पर वाक्यों में मैं एवं पर का प्रयोग करना है, और कहां पर मैं का प्रयोग करना है, कहां पर का प्रयोग करना है। मैं का प्रयोग होगा अंदर या भीतर के लिए, और पर का जो प्रयोग होगा ऊपर के लिए। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल्स हैं, फ्रिज के अंदर क्या है, फ्रिज के अंदर क्या है। ठीक है, तो अंदर शब्द भी इसमें आता है आपका। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, मछली जल में तैर रही है, जल में तैर रही है, मैं आ जाएगा इसमें। ठीक है, उस कप में चाय है, टायर में हवा कम है। ठीक है, अब कभी कभी अधिकरण कारक का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में होगा। मैंने बताया आपको कहां होगा, बीच या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। ठीक है, या कहते हैं राम और श्याम के बीच में गहरी दोस्ती है। ठीक है, तो इसे शब्द आते हैं। बहुत में से किसी एक को हम श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, तो कक्षा में राम सबसे बुद्धिमान है, ये श्रेष्ठ बताने के लिए बहुतों में से किसी एक को। ठीक है, निश्चित समय बताएंगे जहां पर हम लोग। ठीक है, निश्चित समय, जैसे प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगती है। ठीक है, महत्व बताने के लिए, जैसे कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए, महत्व बताने के लिए। ठीक है, जल्दीबाजी बतलाने के लिए, वह घोड़े पर सवार होकर आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार इनको। चलिए, संप्रदान कारक था आपका ये। तो शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने का बोध हो, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। ठीक है, वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, या जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे को दे देता है।
राम ने सीता के लिए उपहार खरीदा, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। ठीक है, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, पुलिस ने चोर को पकड़ा, बच्चों के वास्ते मिठाई चाहिए और बच्चों के निमित्त धन इकट्ठा करो। तो ये वास्ते शब्द इसमें भी आएगा, समान कारक में आएगा, और निमित्त इसी में आता है। ठीक है, संप्रदान के लिए, निमित्त का मतलब यह के लिए होता है। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे यदि को विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो और कुछ देने का भाव हो तो वहां संप्रदान कारक होता है। ये आपको बता दिया कि कर्म कारक में और संप्रदान कारक में अंतर कैसे करना है। संप्रदान में कुछ देने का भाव होगा और कर्म में क्या होगा, क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा। ठीक है, रमेश ने गरीबों को पढ़ाया। ठीक है, अपादान कारक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव, दो वस्तु में होंगे दूर दूर रहेंगे। इसमें राम छत से गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है। घृणा, प्रेम, सीखने, तुलना, बात, दूरी, डर, लज्जा का यहां भाव होगा, वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, घृणा, गरीबों से घृणा मत करो, सभी बच्चों से प्रेम करो, हम अध्यापक से हिंदी सीखते हैं, मोहन सोहन से अधिक परिश्रमी है, आकाश से आकाशवाणी की बात हो गई। ठीक है, दूरी, मेरा घर आपके घर से बहुत दूर है। डर, सभी मृत्यु से डरते हैं, यह सीता कुत्ते से डरती है। लज्जा, पूजा बड़ों से शर्माती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें अब संबंध कारक की, संबंध कारक क्या होता है। ठीक है, यानी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ दर्शाया जाएगा, उसे संबंध कारक कहते हैं। दो वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाया जाएगा इसके अंदर। स्वामित्व अधिकार प्रकट करने के लिए भी हम संबंध कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे आप किसकी आज्ञा से आए हैं। ठीक है, स्वामित्व दिखाने के लिए यह साहिल का स्कूटर है, यह अजय की पुस्तक गुम हो गई। ठीक है, अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता दिखाने के लिए राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राहुल अजय का भाई है। तो इस संबंध रिश्ता दर्शाने के लिए। अवस्था के लिए मेरी उम्र 24 साल है, वह युवक 30 वर्ष का है। ठीक है, कोटि या धातु यानी किस चीज के बनी हुई चीज है। जैसे 5 मिट्टी के बर्तन लाओ या घड़े लेके आओ, मेरी साड़ी सिल्क की है, मैंने एक कांसे की थाली खरीदी है। ठीक है, अधिकरण कारक देखते हैं हम, प्रश्न करने के लिए भी हम संबंध कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, या आपकी कितनी संतानें हैं। ठीक है, का की के आप देख लीजिएगा इसमें, तो उससे भी इसका पहचान कर सकते हैं। बाकी एक बार आप लोग इसके परिभाषा में पढ़ लेना तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कंफ्यूजिंग वाला कुछ नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं साहब ने और से अगर दोनों वाक्य में आ रहे हैं तो पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं, तो सब कुछ नहीं है, नियम के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, अधिकरण कारक की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात आश्रय होने का बोध हो, वहीं अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं एवं पर, मैं का अर्थ अंदर या भीतर और पर का अर्थ ऊपर। ठीक है, ये दोनों आपको वाक्य शुद्धि बड़ा काम देगा। ये मैं और पर, कहां पर मैं का और पर का यूज होना है, ये आपको वाक्य शुद्धि आप देखेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब वाक्य शुद्धि आपने ऐसे देख लिया, बिना नियम पढ़े आपने वाक्य शुद्धि कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, वहां कारक संबंधी शुद्धियां होती हैं, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी, शब्द संबंधी, अनुचित शब्द वहां प्रयोग होते हैं, तो वो भी आपके वाक्य शुद्धि में आते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम, कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप रहता है अर्थात प्रयोग न रहना। विभक्ति चिन्हों की जगह पर यहां वहां, अगले, पिछले, किनारे, दोनों, समय, द्वार द्वार आदि पदों का प्रयोग होता है। जैसे फ्रिज के अंदर क्या है, कमरे के बीच में पंखा रखा है, वह शाम को गंगा किनारे जाता है, वह अगले साल आएगा। ठीक है, मछली जल में तैर रही है, मेज पर पुस्तक रखी है, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, बगीचे में छायादार पेड़ हैं, टायर में हवा कम है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस हैं। ये अधिकरण कारक है। कभी 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 मैं का प्रयोग बीच या मध्य में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है।
पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। बहुतों में से किसी एक को हमने श्रेष्ठ दिखाना है। कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगती है। ठीक है। इसके अलावा एक वह अगले साल आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है? अधिकरण कारक है आपका। ठीक है। महत्व बताने के लिए कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं। ठीक है। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। ठीक हो गया। जल्दीबाजी बताने के लिए वह घोड़े पर सवार होकर आता है। ठीक है। किसी को जल्दीबाजी होती तो एक व्यंग्य बोला जाता है कि वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। ठीक है। संबोधन कारक, तो शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। इसके विभक्ति चिन्ह आपका इसमें लगता है आपका संबोधन में। अरे तुम कब आए, वाह कितनी सुंदर जगह, तो जहां पर विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसका हम प्रयोग करेंगे वहां पर संबोधन कारक होगा। हे भगवान वह बच गई, किसी को संबोधन करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है? अब कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होगा। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, यही सेम चीजें दोनों लिखी हुई हैं। करण कारक में और अपादान कारक में क्या अंतर है? करण कारक में से क्रिया का साधन है, दो वस्तु में समीप रहेंगी और सहायता से काम होगा। अपादान कारक में से अलग होने का भाव, अलगाव का भाव होगा, दोनों वस्तुएं दूर दूर जाएंगी इसमें। ठीक है, चलिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आप लोग हमको जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, इसका ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द जो है आपको ये नोट्स पढ़ने के लिए हमारी जो वेबसाइट है gkserkari.com पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप इनको नोट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए फिर ठीक हो गया।